नमस्कार साथियों। कक्षा 10वीं और 12वीं के जितने भी विद्यार्थी हैं NIOS के, उन सभी की परीक्षाएं काफ़ी नज़दीक आने वाली हैं। और जैसे जैसे परीक्षा की घड़ी सामने आती रहती है तो वैसे वैसे एक हल्का फुल्का डर की स्थिति भी बच्चों के अंदर बन जाती है। वो सामान्यतः रूप से सभी के साथ होता है, चाहे जिनकी प्रिपरेशन अच्छी हो चाहे ना भी हो। तो उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए आपके मन में कई तरह के सवाल रहते हैं कि हमारी परीक्षा को हम किस तरीके से कम समय में बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें और उचित समय रहते हम अपनी परीक्षा की तैयारी भी कर सकें और अपनी परीक्षा को पास भी कर सकें। तो अधिकांश बच्चे तो इसी उम्मीद में रहते हैं कि कम से कम हम पास तो हो जाएं, अच्छे अंक प्राप्त करना तो दूसरी बात है। तो अगर आपके मन में भी ऐसे कोई सवाल हैं जिनसे आप जूझ रहे हैं तो वो तमाम बातें मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। अगर आप ये वीडियो पहले देख लेते हैं तो जो अनुभव आपको परीक्षा देने के बाद होगा वो आपको पहले ही मिल जाएगा और उस अनुभव के आधार पर आप अपनी परीक्षाएं अच्छे से दे सकेंगे, फलस्वरूप जिसके आपको अच्छे अंक भी प्राप्त होंगे। तो तमाम तरह के सवाल हैं आपकी स्क्रीन पर लगातार आपके सामने बने हुए हैं, जिसमें प्रमुखता रूप से रखा हुआ है कि पेपर पैटर्न क्या होता है। कई स्टूडेंट पूछते हैं कि पेपर किस तरीके से डिज़ाइन होगा, क्या उसका पूरा कंटेंट होगा, कितने कितने तरह के उसमें क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे और अन्य बातें। दूसरा सवाल ये रहता है कि ग्रेस मार्क्स अलॉटमेंट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब पे कुछ इस तरह के लोगों ने ऐसी बातें भी फैलाई हुई हैं कि NIOS ग्रेस मार्क्स भी देता है, देने वाला है, और भी तरह की जो बातें हैं इससे जुड़ी हुई। तीसरी बात ये कि पेपर हार्ड आता है, इजी आता है, ठीक है, और ये कि कम से कम कितने मार्क्स हमें स्कोर करने होते हैं किसी परीक्षा को पास करने के लिए। तो वो तरह के सवाल भी होते हैं। कॉपी चेकिंग का क्या सिस्टम होता है, इस तरह के सवाल भी आते हैं। तो ये सब सच्चाई मैं बताऊंगा इन सब बातों की कितनी सच्चाई है। कुछ एक सवाल तो उसमें बेतुके हैं, लेकिन फिर भी जब एक बातें फैल चुकी हैं तो उन सब बातों में स्पष्टीकरण या उसकी सच्चाई आपके सामने रखना काफ़ी आवश्यक होता है। और एक महत्वपूर्ण सवाल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि भाई हमारा परीक्षा का जो परिणाम घोषित हैं वो कब होते हैं, मतलब रिज़ल्ट डिक्लेरेशन की डेट क्या होती है। तो ये तमाम बातें हैं जो आप सभी के साथ काफ़ी समय तक रहती हैं NIOS की अगर परीक्षा आ रही है। तो तमाम बातों को हम एक एक करके समझते हैं। बात करी जाए सबसे पहले तो पेपर पैटर्न की। तो पेपर पैटर्न मैं आप सभी को समझा दूँ। देखिए यहाँ पर इंग्लिश का पेपर आपके सामने रखा हुआ है और ये है क्लास 12th का। तो मैं आपको बताऊँ किस तरीके से इसमें पेपर पैटर्न रहता है। तो समझिए, मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर बनता है ये, ठीक है, 100 नंबर का बनता है। लेकिन 100 नंबर का बनने के साथ साथ इसमें आपको क्या दिया जाता है सिस्टम। देखिए, आपको टोटल क्वेश्चन इस पेपर में आएंगे 26, कुल मिलाकर 26 क्वेश्चन होंगे। आपको यह विकल्प दिया जाएगा भाई कि 26 में से आप केवल 21 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करो। दैट मीन्स आपके पास 5 क्वेश्चन का ऑप्शन है कि आप 5 क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, जो कि ऑप्शनल मॉड्यूल के होते हैं, ठीक है, लास्ट में दिए रहते हैं ये। क्लियर बात इतनी। अब बात करूं कि क्वेश्चन अलॉटमेंट स्कीम क्या रहती है। तो क्वेश्चन मार्क्स की स्कीम ये रहती है इसमें कि आपके जो क्वेश्चन होंगे 1, 2, 4, 6, 5, 8, 1, 2, 4, 5, 6, 8। इसका क्या मतलब हुआ। देखो, कुछ क्वेश्चन इसमें 1 नंबर वाले भी आते हैं, कुछ 2 नंबर वाले, कुछ 4 नंबर वाले, कुछ 5 नंबर वाले, कुछ 6 नंबर वाले और कुछ 8 नंबर वाले। तो ये महत्वपूर्ण बात रही क्वेश्चन मार्क्स को लेकर के, कितने कितने मार्क्स के इसमें क्वेश्चन आते हैं। मुख्यतः रूप से देखेंगे तो सबसे अधिक अंकों का इसमें 8 नंबर वाला क्वेश्चन आ जाता है, जो कि आपको अटैम्प्ट जरूर करना चाहिए हर परीक्षा में। कोई भी परीक्षा हो, 10वीं हो, 12वीं हो, कोई भी स्ट्रीम हो, जो सबसे अधिक अंकों वाला प्रश्न होता है उसको आपको जरूर अटैम्प्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, आप उसको अटैम्प्ट करके कुछ भी उससे संबंधित लिख के आते हैं, थोड़ा बहुत भी मिलता जुलता हो, तो जो परीक्षा की कॉपी चेक कर रहा है वो आपको कुछ ना कुछ अंक जरूर देगा। लेकिन जिस क्वेश्चन का मार्क्स ही 1 है उसमें आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, उसमें देगा ही नहीं। लेकिन जिस क्वेश्चन के 8 नंबर है, आप उसमें 3 लाइन भी लिख के आ गए तो 1 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। तो आप सभी बात समझ गए होंगे कि जितने ज़्यादा अंकों के क्वेश्चन होते हैं उसको आपको ज़रूर अटैम्प्ट करना चाहिए, है ना। तो ये रही बात इसमें क्वेश्चन की और क्वेश्चन मार्क्स की। अब 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर कहा गया, लेकिन आप में से कई लोग ये कहेंगे कि जब हम TMA दे रहे हैं तो TMA के साथ ये क्वेश्चन 100 नंबर का कैसे हो गया मैक्सिमम मार्क्स। जी हाँ, मैं आपको बता दूँ, अगर आप TMA दे देते हैं तो ये पेपर आपका 80 नंबर का बन जाता है। उसका फॉर्मूला क्या होता है वो आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, काफ़ी लंबा प्रोसेस है, समझाने में समय व्यर्थ होगा। तो मोटे मोटे तौर पे ये समझ लीजिए, अगर आपने TMA सबमिट करे हैं, क्योंकि इंग्लिश का सेम पेपर उन बच्चों के लिए भी होगा जो स्ट्रीम 2 के हैं,
उन बच्चों के लिए भी होगा जो पुराने स्टूडेंट हैं, उन बच्चों के लिए भी होगा जो फर्स्ट टाइम अपने को एनरोल कर रहे हैं। दैट मीन्स स्ट्रीम फर्स्ट ब्लॉक 1 वाले हैं या स्ट्रीम फर्स्ट ब्लॉक 2 वाले हैं। तो कुल मिलाकर कहने वाली बात ये हो गई कि कुछ बच्चों के तो इसमें टीएमए देने की फैसिलिटी है, जबकि कुछ बच्चों के लिए टीएमए होते ही नहीं है। तो जिनके लिए टीएमए नहीं है तो भाई उनके लिए तो पेपर ये 100 नंबर का मान के चलो, और जिनके लिए टीएमए है तो उनके लिए पेपर हो जाता है आपका कितने का, 80 नंबर का। दैट मीन्स आपने टीएमए सबमिट कर दिए हैं, आपने टीएमए सबमिट कर दिए हैं, अब जाकर के ये पेपर आपके लिए हो चुका है 80 नंबर का। अब वो टीएमए चाहे आपने अभी जमा करे हैं, चाहे पहले भी कभी जमा कर दिए हैं, तो वो भी वही वैलिड माना जाते हैं। वो पुराने टीएमए के मार्क्स ही कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। लेकिन अगर आप थ्योरी पास नहीं कर पाए तो आप दोबारा एग्जाम देते हैं, तो आपके लिए पेपर 80 नंबर का ही माना जाता है। तो आपको 80 में से कितने नंबर लाने पड़ेंगे, समझिए बात को। कम से कम आपको इसमें 26 नंबर स्कोर करने पड़ेंगे। दोबारा से सुनो, जिन बच्चों ने टीएमए दे रखे हैं उन लोगों को इंग्लिश का जो पेपर होगा 12वीं का, उसमें उन्हें 80 में से केवल 26 अंक लाने हैं। बाकी के जो नंबर हैं, बाकी के जो नंबर कितने चाहिए उनको, क्योंकि टोटल अगर मैं कहूँ आपसे तो कुल मिलाकर के आपको प्रत्येक परीक्षा पास करने के लिए 33 अंक लाना अनिवार्य होता है। दैट मीन्स हर परीक्षा में कुल में से, दैट मीन्स 100 में से आपको 33 नंबर लाना होता है। लेकिन ये आपका पेपर तो यहाँ बन गया 80 नंबर का, तो 80 नंबर में से आपको 33% के हिसाब से आपको 26 नंबर लाने हैं। अब कुल मिला करके 33 बनाना है। 26 तो आप थ्योरी में पास हो गए, तो बाकी कुछ ना कुछ तो आपने टीएमए में भी रिसीव करे ही होंगे। तो टीएमए में मान लो अगर आपने टीएमए में 10 नंबर भी लिए हैं, इतने तो सभी को मिलते हैं, कम से कम 10 तो बहुत ही कम बोल दिया मैंने, लेकिन मैं तो कम से भी कम मान के चल रहा हूँ। 14-15 तो हर एक बच्चे को मिलते हैं टीएमए के नंबर, चाहे वो कैसे भी कैटेगरी का हो। तो 10 नंबर आ गए, तो इधर 26 थे, इधर टीएमए के 10 जुड़े, तो इस बच्चे के बन गए 36 नंबर, और हमें कितने चाहिए थे, 33 नंबर। तो ओवरऑल हमें 33 नंबर चाहिए। इंडिविजुअली अगर मैं खाली थ्योरी की बात करूँ तो हमें 26 नंबर चाहिए थे उन बच्चों के लिए जिन्होंने टीएमए सबमिट करे थे, ठीक है, या जिनके लिए टीएमए की फैसिलिटी थी। तो उन्होंने टीएमए सबमिट करे ही होंगे, और अगर टीएमए सबमिट आप नहीं करते हैं फैसिलिटी होने के बावजूद, तो आपका पेपर भाई आप एक तरह से मान के चलो आपको वो 100 नंबर का ही बन गया। तब आपको या तो फिर थ्योरी में ही 33 नंबर लेकर के आओ। लेकिन अधिकांश बच्चे जिनके टीएमए की फैसिलिटी होती है वो टीएमए जरूर जमा करते हैं। टीएमए से एक थोड़ी सी ये आपको सहूलियत मिल जाती है कि आप अपनी परीक्षा को पास कर लेते हैं, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर 80 में से 26 नंबर लाने पर ही बच्चों को पास कर दिया जा रहा है। दैट मीन्स 80 में से 26 ले आया तो थ्योरी में उसको पास मान लिया, लेकिन ओवरऑल 33 उसको बनाने पड़ेंगे, और बाकी के 26 में से जो नंबर कम पड़ रहे हैं, 7 नंबर, वो नंबर उसने टीएमए से खींच लिए, तो कुल मिलाकर उसके 33 बन गए, ठीक है। लेकिन अब मैं उन बच्चों की बात करूं जिनके लिए टीएमए की फैसिलिटी नहीं होती है, जिनका टीएमए होता ही नहीं है, वो लोग क्या करें, तो भाई उन बच्चों को टोटल थ्योरी में ही उनके लिए फिर ये क्वेश्चन पेपर 100 नंबर का माना जाएगा, और उनको 33 नंबर ही स्कोर करना पड़ेंगे इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पास होने के लिए उन्हें 33 नंबर ही लाने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपने एक ही उसमें दोनों चीज़ें समझ ली, परीक्षा का प्रारूप भी समझ लिया, क्वेश्चन पेपर किस हिसाब से बन रहा है, और उसमें आपको कम से कम कितने नंबर अचीव करने होंगे इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ठीक है, ये समझ गए होंगे। बात करी जाए अगर सोशलॉजी की, क्लास 12 के ही सब्जेक्ट में अधिकांश यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, तो सोशलॉजी की अगर मैं आप सभी से बात करूँ तो सोशलॉजी का क्या परीक्षा पैटर्न रहता है, किस हिसाब से परीक्षा पत्र बनता है, तो उसकी आप देखिएगा। कुल मिलाकर के यहाँ पर ये आपको 34 क्वेश्चन देगा, 34 क्वेश्चन देगा, जिसमें से आपको अटैम्प्ट करने हैं केवल 29। तो यहाँ पर भी ये 5 क्वेश्चन का आपको ऑप्शन दे रहा है कि 29 क्वेश्चन कर लो 34 में से, ठीक है, बढ़िया है, बेहतर है। परीक्षा के प्रश्नों की मैं बात करूं तो कितने कितने अंक के यहाँ पर दिए जाते हैं, तो 1, 2, 4, 6, अधिकांश में आपको यही सामान्य रूप से देखने को मिलेंगे कि 1, 2, 4, 6 के अंकों में यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने रखे जाते हैं। पुनः आप सभी के सामने एक और बात बताऊं कि आपको इसमें कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे, मतलब पास होने के लिए अगर आपका सोशलॉजी का सब्जेक्ट है तो आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे, आपको लाने पड़ेंगे 26 नंबर थ्योरी में, उन बच्चों के लिए जिन्होंने टीएमए सबमिट करे हैं या जिनकी टीएमए सबमिट करने की फैसिलिटी होती है और तब भी उन्होंने टीएमए सबमिट करे हैं, तो 26 नंबर उनको लाने हैं। लेकिन मानक वही रहता है कि कुल मिलाकर के आपको हर विषय में 33 नंबर पूरे करने हैं। तो यहाँ पर 33 नंबर पूरे करने थे बच्चे ने, लेकिन वो तो केवल 26 लाया, क्योंकि उसका पेपर जो था ये 80 नंबर का बन गया। 100 नंबर का भी होता है और सेम क्वेश्चन पेपर 80 नंबर का भी होता है, वो उसका अलग मानक होता है, उसको मैंने पहले ही कहा, आपको समझने की आवश्यकता नहीं है। तो 26 नंबर ले आया बच्चा, अब बाकी के 7 नंबर उसको वो अपने टीएमए से खींच सकता है। अगर उसने टीएमए में 10, 12, 15, 18 जो भी नंबर लाया है, तो कम से कम 6 नंबर तो उसके होंगे ही, तो वहाँ तो वो वैसे ही पास हो गया है ना, तो इस हिसाब से ये बच्चा पास हो जाता है। फिर वही बात, जिन स्टूडेंट का
टीएम में नहीं था या जिनके लिए टीएमए नहीं होता है, जैसे ऑन डिमांड होता है, स्ट्रीम 2 वाले होते हैं, इन बच्चों के लिए टीएमए की फैसिलिटी नहीं होती है, ना इनको स्टडी मटेरियल मिलता है। तो ये रही पूरी मिलाकर के बात। अब उन बच्चों को तो कुल में से 33 नंबर ही लाने होंगे, ठीक है। जैसे इंग्लिश का हमने समझा था वैसा ही सोशलॉजी में भी वही मानक चलता है। कुछ एक विषय हैं उनमें अलग अलग चीज़ें हैं, तो वो आपको परीक्षा पत्र के साथ साथ दिखा दिया जाएगा। तो अब समझते हैं फिज़िक्स का क्या हिसाब रहता है परीक्षा पत्र बनने का, और उसमें पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं, वो तमाम चीज़ें। तो क्लास 12th का है ये भी। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या हिसाब रहता है। देखो, फ़िज़िक्स की अगर बात करूं तो इसका जो क्वेश्चन पेपर होता है ये मैक्सिमम मार्क्स 64 नंबर में बनता है। 64 नंबर का ये थ्योरी का पेपर प्लस 20 नंबर का आप सभी का प्रैक्टिकल, ठीक है, प्लस बाकी जो बच गए कितने 16 नंबर, इसका हो जाता है आपका ये क्या टीएमए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये कितना बन गया 100 नंबर। ये तो रहा उन बच्चों के लिए जिनके पास है टीएमए की फैसिलिटी। तो मैं पहले उन्हीं के हिसाब से आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या मार्क्स इसमें स्कोर करने पड़ेंगे। थ्योरी में आपको लाने पड़ेंगे 64 में से कम 22 नंबर पास होने के लिए। प्रैक्टिकल में आपको कम से कम लाने पड़ेंगे 7 नंबर। प्रैक्टिकल में कम से कम लाने पड़ेंगे आपको 7 नंबर। उसके बाद आती है टीएमए की बात। अब टीएमए में या तो आप एब्सेंट हो जाओ, मत दो टीएमए, या 0 नंबर भी ले आओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मोटी मोटी तौर पे बात है कि आपके पास हर सब्जेक्ट को पास करने के लिए 33 नंबर होने चाहिए। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपके पास 33 नंबर होना चाहिए। लेकिन अब इस स्टूडेंट के पास अगर हम देखें तो 22 और 7 कितना हुआ 29 मार्क्स आ रहे इसके तो, लेकिन यहाँ तो हम कह रहे हैं कि 33 नंबर चाहिए, ये कैसे होगा। तो ऐसी सूरत हाल में जिस स्टूडेंट के पास टीएमए के ऑप्शन है तो उसे एक तरह से आप समझ सकते हैं कि कितने नंबर का 4 नंबर का यहाँ पर से वो सपोर्ट ले सकता है टीएमए जमा करके। दैट मीन्स अगर वो 16 में से अपने टीएमए में मिनिमम वो अगर 4 नंबर ऑब्टेन कर लेता है तो वो 4 नंबर यहाँ ऐड होकर के वो 33 नंबर को ला करके अपनी नैया को पार कर सकता है। दैट मीन्स वो सब्जेक्ट वो क्लियर कर जाएगा। तो ये रहा फिज़िक्स को लेकर के महत्वपूर्ण बात। अगर आपके सामने फिज़िक्स का क्वेश्चन पेपर है तो उसमें आपको कितने नंबर लाने हैं, मोटे मोटे तौर पर आप सभी समझ सकते हैं कि आपको इसमें कम से कम नंबर 22 नंबर लाने होंगे थ्योरी को पास करने में, और 7 नंबर लाने होंगे प्रैक्टिकल को पास करने में। अगर आप इस चीज़ को करने में असफल हो जाते हैं, आप इतने नंबर नहीं लाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले कहता हूं कि थ्योरी में बच्चा 22 नंबर से कम ले आया तो उसके रिज़ल्ट में क्या लिखा हुआ आएगा, उसके रिज़ल्ट में लिखा हुआ जाएगा SYCT। ये आप सभी देखेंगे रिज़ल्ट में, ठीक है। पुराने नए उसके रिज़ल्ट में भी देखना, कई रिज़ल्ट में ऐसा लिखा रहता है SYCT, दैट मीन्स सब्जेक्ट येट टू क्लियर इन थ्योरी। वहीं बात करी जाए अगर बच्चा प्रैक्टिकल में 7 से कम लाता है, प्रैक्टिकल में 7 से कम लाएगा तो रिजल्ट में लिखा हुआ जाएगा उस सब्जेक्ट के आगे SYCP, दैट मीन सब्जेक्ट येट टू क्लियर इन प्रैक्टिकल। ये रही बात। इसमें हमने दोनों एग्जाम्पल लेके देखे। एक में हमने माना कि बच्चा थ्योरी में कम नंबर लाता है, प्रैक्टिकल में सही रहता है। दूसरे में हमने इस हिसाब से समझा कि प्रैक्टिकल में कम नंबर है और थ्योरी में पास है। लेकिन अगर मैं ये कह दूँ कि बच्चे के थ्योरी में भी 22 से कम है और प्रैक्टिकल में भी 7 से कम है, तो ऐसी सूरत में उसके पूरे रिजल्ट के आगे क्या लिख दिया जाएगा SYC, दैट मीन्स सब्जेक्ट येट टू क्लियर। इसका मतलब ये हुआ कि अब उस बच्चे को दोबारा से थ्योरी का एग्ज़ाम देना है, दोबारा से प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देना है। लेकिन अगर वो बच्चा खाली जैसे SYCT आता है तो उसमें से खाली इस पेपर को देना है जो उसके आगे लास्ट में मेंशन है, दैट मीन्स T, थ्योरी का एग्ज़ाम दे दे। अगर SYCP लिखा हुआ आ गया तो खाली प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम दे दे, थ्योरी का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है। तो डिपेंड करेगा कि वो किस वाले इंडिविजुअल कैटेगरी में फेल हुआ है, ठीक है। तो ये मोटे मोटे तौर पर रही बात जो आप सभी समझ गए होंगे मुझे लगता है। बात करी जाए आगे अगले विषय की तो उसका क्या हिसाब रहेगा, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री। तो अब समझते हैं केमिस्ट्री को, रसायन विज्ञान को। केमिस्ट्री को लेकर के अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन पेपर आपका टोटल कितने का बनेगा, ये बन जाएगा आपका टोटल केमिस्ट्री का 64 नंबर का थ्योरी में। प्रैक्टिकल इसका भी उसी की तरह कितने का 20 नंबर का, और टीएम में इसके बन जाते हैं आपके कितने नंबर के जो आपके बच गए, दैट मीन्स 16। तो 20, 16, 64 इन तीनों को जोड़ करेंगे तो बन जाते हैं 100 नंबर
कुल मिलाकर के 100 नंबर का पेपर, और मिनिमम आपको इसमें से 33% या 33 नंबर अचीव करने होते हैं इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैट सब्जेक्ट। अब 33 नंबर तो आपको लाने हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक बात है कि इंडिविजुअली नॉट एग्रीगेट, मतलब आपको थ्योरी प्रैक्टिकल टीएमए के मिला करके 33 नहीं होने चाहिए, आपके सब में इंडिविजुअली एक तरह से आप देखें तो 33% लाने हैं। जैसे कि आपने थ्योरी का एग्ज़ाम दिया तो थ्योरी में आपको अचीव करने होंगे कम से कम नहीं तो 22 नंबर, ठीक है। वहीं अगर बात करी जाए प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल में आपको लाने पड़ेंगे 20 में से 7 नंबर कम से कम। रहा सवाल टीएमए का, तो टीएमए को अगर तुम 0 नंबर भी लाते हो या एब्सेंट भी लाते हो तो वो इस बिहाफ पे तुम्हें फेल नहीं करेगा। लेकिन जो मैंने आपके सामने एक मोटी बात रखी कि 33 नंबर तो स्टूडेंट को लाने ही हैं, ओवरऑल एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए उसे 33 नंबर लाने हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 22 नंबर मिनिमम इसके, 7 नंबर इसके, तो यहाँ बन गए स्टूडेंट के 29 नंबर। अब बाकी के 4 नंबर वो कहाँ से लाए, तो एक तरह से आप ये देख सकते हैं कि ये 4 नंबर की जो मदद है ना, ये आपको टीएमए से मिल जाएगी। इसलिए टीएमए आप सभी को अगर मैं कहूँ तो एक तरह से एक पुशअप दे देते हैं एग्जामिनेशन पास करने के लिए, या उन बच्चों के लिए ये थोड़े से मददगार हो जाते हैं कि कुछ परसेंट वो अपनी बढ़ा सकें एग्जामिनेशन में, जो बच्चे पास हो पा रहे हैं। यहाँ पर हमने मिनिमम सब्जेक्ट का वो लिया एग्जाम्पल कि 22 नंबर और 7 नंबर तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ज़रूर थोड़ी कि आप लोग 22 ही नंबर लाएंगे। अच्छी तरह से करेंगे परीक्षा को तो आप 22 से ज़्यादा नंबर लाएंगे, प्रैक्टिकल में भी 7 से ज़्यादा नंबर लाएंगे। लेकिन हमने यहाँ पर परिस्थिति इस हिसाब से रखी है कि कम से कम इतने नंबर अगर बच्चा लाता है तो फिर उसके 29 बनते हैं, लेकिन उसे तो 33 सही है, तो बाकी के 4 नंबर का उसका सपोर्ट यहाँ पर से टीएमए दे देता है। तो इस हिसाब से उसको अगर टोटल जो 29 और 4 करके 33 नंबर अचीव कर लेता है तो वो परीक्षा अपनी पास कर जाता है। ये रहा पूरा केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर के पूरा जो इसका हिसाब है कि किस तरह से आपको परीक्षा पास करनी है। सो अगर आप एग्ज़ाम देना चाहें तो भाई इतनी कोशिश ज़रूर करें कि मैं इतने इतने मार्क्स लेकर के आऊँ अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है। अब बात करते हैं अगले वाले सब्जेक्ट की, तो इसमें आता है हमारे पास बायोलॉजी, दैट मीन्स जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का क्या हिसाब रहता है, देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन तीनों का लगभग कुछ उसी हिसाब से चलता है खेल पूरा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ बायोलॉजी के लिए ये टोटल कितने मार्क्स का आएगा आपके सामने। अगर मैं बायो की बात करूँ तो बायो भी आपका कुल मिला करके ये आपके सामने आता है 100 नंबर का पेपर। अब 100 नंबर का पेपर कैसे बनता है वो देखो, 64 नंबर आपके थ्योरी के, प्रैक्टिकल के बने आपके इसमें 20 नंबर, और टीएमए के बन गए आपके इसमें कितने नंबर, टीएमए के बन गए आपके इसमें 16 नंबर। तो 64, 20, 16 को जोड़ा तो बना 100 नंबर। 100 नंबर का पेपर आपका ये बन के तैयार हो गया। अब इसमें आपको पास होने के लिए 100 में से 33 नंबर स्कोर करना है। लेकिन ये 33 नंबर स्कोर करने का मतलब ये नहीं है कि थ्योरी प्रैक्टिकल टीएमए के जोड़ के 33 बने, नहीं, आपको इंडिविजुअली और एग्रीगेट दोनों सूरत में 33 नंबर लाने हैं। इंडिविजुअली का मतलब हर एक चीज़ में, जैसे कि थ्योरी में भी आपको पास होना है, प्रैक्टिकल में अलग से पास होना है, टीएमए की कहानी को छोड़ देते हैं, टीएमए में आप नहीं भी देते हैं तो टीएमए ना जमा करने के हालात में आपको फेल नहीं माना जाएगा। दैट मीन्स अगर थ्योरी प्रैक्टिकल के मिलाकर ही आपके 33 नंबर से अधिक बन रहे हैं या 33 नंबर बन रहे हैं कम से कम, तो आप पास माने जाएंगे। लेकिन टीएमए की मदद उन बच्चों के लिए हो जाती है, एक तरह से मान लेते हैं जैसे 64 में से आपको कितने नंबर लाने हैं, यहाँ पर कम से कम 22 नंबर तो इसमें लाने हैं थ्योरी को पास मानने के लिए, 7 नंबर आपको प्रैक्टिकल में स्कोर करने हैं कम से कम पास करने के लिए। तो 22 और 7 तो 29 हुआ, आपने तो 33 कहा, तो बाकी नंबर कहाँ से आए। तो ऐसे बच्चों के लिए जो इतने कम नंबर लाते हैं तो उनके लिए 29 बना, तो बाकी के 4 नंबर वो अपने टीएमए से अगर खींच लेते हैं तो कुल मिलाकर के वो 33 की कैटेगरी में आकर के अपनी परीक्षा को पास कर पाते हैं। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि मान लो उसने यहाँ पर, अगर मैं आपसे कहूँ कि अपने 25 नंबर वो थ्योरी में ले आया, ठीक है, इसको अलग कलर से लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मान लेते हैं वो 25 नंबर थ्योरी में ले आया, ठीक है, और 10 नंबर वो अपने प्रैक्टिकल में ले आया, तो 25 और 10 उसके 35 हो गए। दैट मीन्स वो 33 से तो ज़्यादा ले आया। टीएमए ना भी दे, टीएमए में एब्सेंट भी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो टीएमए ना जमा करने के हाल में उसको फेल नहीं माना जाएगा। लेकिन थ्योरी और प्रैक्टिकल में उसको इंडिविजुअली पास होना
मैंडेटरी है। दैट मीन्स ये उसके लिए बहुत ज़रूरी है, इन दोनों में पास होना है। तो 25 और 30 लाया तो 35 लाया, वो वैसे ही पास हो गया, टीएमए ना भी दे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, 22 और 7 वाले केस में, जैसे ये इससे ऊपर था, ये 22 और 7 वाला जो ये केस है, इस वाले बच्चे के लिए टीएमए कितने ज़रूरी हैं। तो आप सभी को टीएमए जमा करने के लिए इसीलिए इतना बोला जाता है कि टीएमए जमा करिए। ये कहीं ना कहीं आपको 4, 5, 6 नंबर तक की सहूलियत दे देते हैं परीक्षा को पास करने में। और जो बच्चे ऑलरेडी पास हैं तो उनकी परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है थोड़ी बहुत, यानी मतलब 4-6 नंबर के हिसाब से, ठीक है। तो ये रहता है पूरा का पूरा, इसकी हकीकत क्या है पूरा खेल। मुझे उम्मीद है आप लोग चीज़ों को समझ रहे होंगे, किस किस तरीके से क्या क्या बातें होती हैं हमारी परीक्षाओं को लेकर के। वहीं बात करी जाए अगर हिस्ट्री की, इतिहास विषय को लेकर के बात करूँ तो ये 12वीं का ही है और ये आर्ट्स वाले स्ट्रीम के बच्चों के लिए होता है। तो अगर हिस्ट्री की हम बात करें तो हिस्ट्री में कुल मिलाकर के ये भी 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है। इसमें कुछ खास नहीं है इतना, इसमें 100 नंबर का है तो आपको भाई इसमें कितने नंबर लाने हैं, ओवरऑल 33%। लेकिन ओवरऑल 33% का मतलब क्या है, यहाँ पर भी वही खेल है। ओवरऑल 33 का मतलब ये नहीं है कि खाली आप उसी में ले आओ किसी भी तरह करके, नहीं, आपको ओवरऑल प्लस इंडिविजुअली भी उतने मार्क्स लाने होंगे। जैसे कि हिस्ट्री में प्रैक्टिकल तो होता नहीं है, तो क्या होता है, थ्योरी का एग्ज़ाम एक तरफ प्लस टीएमए। आपके टीएमए बन गए आपके कितने नंबर के, टीएमए हो गए आपके 20 नंबर के और थ्योरी हो गई आपकी 80 नंबर की, ठीक है। तो 80 + 20 100। अब इस 80 में से आपको अलग से पास होना है। ऐसा नहीं कि आप, मैं कह देता हूँ एक बार के लिए मान लेता हूँ कि किसी बच्चे को टीएमए में 20 में से 20 नंबर मिल गए और 13 नंबर वो थ्योरी में ले आया, तो कुल मिला के 20 और 13 उसके 33 हो गए। तो क्या वो पास माना जाएगा? नहीं, उस सूरत में वो पास नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसको थ्योरी में सेपरेटली पास होना, और थ्योरी में सेपरेटली पास होने के लिए उसको कम से कम कितने नंबर लाने हैं, 26 नंबर। तो इस खेल को आप हमेशा समझिएगा कि 33 नंबर कह तो दिया जाता है, लेकिन आपको ये बात कोई नहीं समझाता है कि आपको इंडिविजुअली उसमें पास होना है। और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट होता क्या है, जब रिजल्ट आता है बच्चों का तो वहाँ लिखा आ जाता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आगे। मान लो उस बच्चे के आगे कि 33 से ज़्यादा नंबर आ गए, 34 नंबर ले आया, लेकिन फिर भी रिजल्ट के आगे लिखा हुआ है कि SYCT सब्जेक्ट येट टू क्लियर इन थ्योरी। तब तो बच्चा कन्फ्यूज़ होता है कि मैं तो 33 से ज़्यादा लाया हूँ, फिर भी मेरे रिजल्ट में ऐसा क्यों लिखा हुआ है। ऐसा सामान्यतः कई बच्चों के साथ होता है, क्योंकि वो इसी अपेक्षा में रहते हैं कि हमारे टीएमए के मार्क्स तो उन्हें पहले दे जाते हैं रिजल्ट से पहले ही अधिकांश केसेस में। तो वो बोलते हैं कि भाई हमारे तो इतने नंबर तो वहीं से आ रहे हैं टीएमए से, यहाँ कितना है, थ्योरी के पेपर को 10-5 नंबर रख देता हूँ, वैसे ही पास हो जाऊँगा। तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आपका कि रिजल्ट भी ख़राब होता है और फिर समय भी बर्बाद होता है। और स्ट्रेस की तो कोई गिनती नहीं है, वो लगातार आपके साथ बना रहता है अनटिल अनलेस आप उस सब्जेक्ट को या क्लास को पास नहीं कर लेते। तो इन सब बातों से बचने के लिए ही मैं आप सभी को जो पूरा अनुभव है इन सब बातों को लेकर के, वो पहले ही आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। हिस्ट्री को लेकर के भी आप सभी बातें समझ गए होंगे, इतनी मुझे पूरी उम्मीद है। बात करूं अगर ज्योग्राफी की, अब ज्योग्राफी का हिसाब क्या है, ये भी देखो, पेपर सारे 100 नंबर के ही बनते हैं, सामान्य सी बात है। ये 100 नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कितने कितने नंबर में है देखते हैं। 64 नंबर की हमारी आई थ्योरी, 20 नंबर का आया हमारा प्रैक्टिकल और 16 नंबर के हो गए हमारे टीएमए। तो इन तीनों का जोड़ करके हमारे पास बना 100 नंबर। 100 में से हमको इस परीक्षा को पास करने के लिए 33 नंबर कम से कम लाने हैं। लेकिन फिर वही बात, एग्रीगेट नहीं, इंडिविजुअली प्लस एग्रीगेट। दैट मीन्स हमारे पास 33 नंबर बने टोटल, लेकिन उस 33 के अंतर्गत सभी सब्जेक्ट के इंडिविजुअल कैटेगरी में भी हम पास हो। दैट मीन्स कि बच्चा थ्योरी में भी पास हो, प्रैक्टिकल में भी पास हो। टीएमए आपके लिए कभी भी एक वो नहीं होते कि आपको टीएमए के मार्क्स कम से कम इतने लाने ही है, टीएमए नहीं भी दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसी सूरत हाल में आपके सामने 2 सवाल हैं कि 64 और 20, अब इन दोनों में भी अलग अलग से पास होना है। कैसे होना है समझो। 64 में से कम आपको 22 नंबर तो लाने ही लाने हैं। मतलब जो थ्योरी का पेपर देने आप जाएंगे उसमें आपको कम से कम 22 नंबर लाने होंगे। अगर 22 नंबर नहीं आए तो भाई SYCT लिखा हुआ आ जाएगा, सब्जेक्ट डेट टू क्लियर इन थ्योरी। और बात करी जाए अगर प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल में 20 में से 7 नंबर आपको हर हाल में लाने ही लाने हैं। तो वही चीज़ बन गई, 22 और 7 कितना बना, 29। लेकिन यहाँ तो कही गई है 33 नंबर लाने हैं, तो 33 कैसे आएंगे। तो ऐसे स्टूडेंट जो कम से कम नंबर लेके आते हैं 22 और 7 वाले, उनके लिए जो बाकी के 4 नंबर हैं वो यहाँ से वो खींच सकते हैं कि टीएमए में जितने भी नंबर आए हैं, मान लो कोई बच्चा 16 में से अगर 10 नंबर ले आया है, तो 10 और 29 इन दोनों का जोड़ करा तो कितना बन गया, 39। तो उस बच्चे की नैया पार हो गई। लेकिन हमेशा की तरह एक बात फिर से बता रहा हूँ कि थ्योरी और प्रैक्टिकल में कम से कम 22 और 7 नंबर आपको लेकर ही आने हैं, अगर क्लास 12 का सब्जेक्ट है तो, ठीक है। तो ये बात आप सभी समझ गए होंगे।
ठीक है, क्लियर है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और जो सब्जेक्ट के जो इसके क्वेश्चन होते हैं मैं आप सभी को बता चुका हूँ कई बार कि आपके सामने इसमें ये ज्योग्राफी में आपको कितने क्वेश्चन दे देगा, 28 क्वेश्चन दे देगा, उसमें से कहेगा 24 क्वेश्चन कर लेना। और क्वेश्चन के जो मार्किंग स्कीम होती है वो 1 2 4 6 के उसमें होती है, 1 2 4 6, ये लगभग सभी में यही चलता है ज़्यादातर, ठीक है, जो प्रैक्टिकल वाले होंगे। आगे बात करूँ मैं आपसे तो पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट के लिए क्या हिसाब होगा, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में क्या प्रैक्टिकल होता है? नहीं सर, पॉलिटिकल साइंस में नहीं होता है प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल नहीं होता है तो फिर इसका क्वेश्चन पेपर कितने का बनेगा? ये भी 100 नंबर का ही बनेगा। तो 100 नंबर का बनेगा तो इसमें क्या होगा, 80 नंबर का थ्योरी, 20 नंबर का प्रैक्टिकल। लेकिन उन स्टूडेंट का क्या होगा सर जिनके पास टीएमए नहीं है, ओ सॉरी मैंने यहाँ पर प्रैक्टिकल खाना, तो 80 नंबर का थ्योरी और 20 नंबर का टीएमए, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। पॉलिटिकल साइंस टोटल पेपर बना आपका 100 नंबर का, 100 में से 80 नंबर का थ्योरी और 20 नंबर का आपका टीएमए। लेकिन उन स्टूडेंट का क्या जिनके पास टीएमए नहीं है, उनके लिए ये पेपर भाई साहब आपका 100 नंबर का ही रहेगा, ठीक है। तो आपको 100 में से 33 नंबर ही लाने होंगे अगर आपके पास टीएमए की फैसिलिटी नहीं है। लेकिन उन स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सहूलियत हो जाती है जिनके पास टीएमए की फैसिलिटी होती है, तो उनको 80 में से स्कोर करने होंगे आपके 26 नंबर कम से कम, और बाकी तो वो अपने टीएमए से स्कोर कर ही लेंगे क्योंकि 5-10 नंबर तो उसमें मिल ही जाते हैं। तो 10 एक नंबर यहाँ से आए तो 26 + 30 36। और अगर ये स्टूडेंट अपने टीएमए नहीं देता है तो इसके लिए भी फिर वही वाला नियम लागू हो जाएगा कि भाई लाओ 33 नंबर ही लेकर के आओ वरना तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। तो ये आप सभी अब तक तो समझ चुके होंगे, इतने सारे आपको एग्जाम्पल दे दिए हैं, हर पेपर का आपको डिटेल से मैं हर एक चीज़ बता रहा हूँ। तो आई थिंक आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी अच्छे से। इकोनॉमिक्स, अगर इकोनॉमिक्स की बात करूँ तो इसमें भी कोई थ्योरी वो प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो ये कुल मिलाकर के 100 नंबर का पेपर है सभी के लिए, और इसमें जो टीएमए वाले हैं उनके लिए 80 नंबर का थ्योरी, 20 नंबर का टीएमए। लेकिन जिनके पास टीएमए की फैसिलिटी नहीं है उनके लिए पेपर 100 नंबर का ही माना जाएगा और उनको 100 में से 33 नंबर अचीव करने होंगे उस सब्जेक्ट को पास करने के लिए। लेकिन जिनके पास टीएमए है उन लोगों को 80 में से केवल 26 नंबर ही लाने हैं, और बाकी के नंबर तो वो अपने टीएमए से खींच ही लेते हैं कि टीएमए में इतने इतने आ रखे हैं मार्क्स, है ना। बाकी के नंबर की उनको सहूलियत टीएमए से मिल जाती है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, कम से कम 26 लाने हैं। ऐसा ना हो कि आप ये बोलें कि भाई मैं तो इसमें ले आया 20 नंबर और बाकी के 13 नंबर तो मुझे टीएमए से मिल गए थे मेरे, तो 20 + 30 33 तो मेरे आ गए, तो मैं पास हूँ क्या? तो नहीं होगा। रिजल्ट में लिखा हुआ आ जाएगा SYCT सब्जेक्ट येट टू क्लियर इन थ्योरी। दैट मीन्स यू हैव टू अपेयर अगेन इन दैट एग्जामिनेशन, आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो कुछ भी हो हर हाल में आपको 26 नंबर अचीव करने होंगे। लेकिन वहाँ पर दूसरे बच्चे जो हैं उनको तो भाई 100 में से 33 ही लाने, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। टीएमए से स्कोर खींच ही नहीं सकते हैं वो, क्योंकि उनके लिए टीएमए की फैसिलिटी नहीं है। और एक तो वो स्टूडेंट जिनके पास टीएमए की फैसिलिटी नहीं है, दूसरे स्टूडेंट वो जिनके पास टीएमए की फैसिलिटी है लेकिन टीएमए जमा नहीं करे हैं, तो भाई साहब उनको फिर ऐसा ही करना पड़ेगा। हालांकि उनके लिए फिर अलग ऑप्शन आता है कि रिजल्ट आने के बाद भी वो अपने टीएमए लेट सबमिट कर सकते हैं, तो उनका फिर वहाँ पर हिसाब ठीक हो जाता है। लेकिन उसके लिए फिर 1550 रुपये के आसपास कुछ लेट फीस देनी पड़ती है, टीएमए सबमिट करने होते हैं, तो वो सब अलग प्रोसेस है, वो अलग वीडियो में समझाएंगे आपको, ठीक है। वो लिखा हुआ है वैसे, एक हमारे उसमें चैनल में एक वीडियो होगा, हाउ टू सबमिट टीएमए आफ्टर लास्ट डेट ओवर, तो NIOS हेल्प नाम से एक प्लेलिस्ट में फोल्डर होगा, उसमें देखना होगा, ठीक है। बात करूँ आगे बिजनेस स्टडी, तो ये भी कुल मिलाकर के 100 नंबर का होता है। इसमें भी वही बटा हुआ है आपका 80 नंबर और 20 नंबर, 80 नंबर थ्योरी, 20 नंबर टीएमए। तो वही हिसाब है यहाँ भी कि भाई आप इसमें आप कम से कम 26 नंबर रिसीव कर लो इसमें, और बाकी के जितने कम पड़ रहे हैं वो आप टीएमए से खींच करके अगर 33 बना देते हो तो पास हो जाओगे। लेकिन अगर वो स्टूडेंट है जिसके पास टीएमए की फैसिलिटी ही नहीं है तो उसे भाई कुल में से 33 नंबर लाने ही पड़ेंगे। तो ये कुछ आपको फ़ायदा हो जाता है टीएमए से। आप समझ रहे होंगे कि टीएमए कितनी मदद कर रहा है उन स्टूडेंट की जो किसी कारणवश 5-6 इस हिसाब के नंबरों से अपनी परीक्षा को फेल हो जाते हैं। तो वो लोगों को एक थोड़ा सा पुशअप मिल जाता है पीछे से कि भाई चलो आपकी नैया पार हो गई यहाँ से, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। बात करी जाए अकाउंटेंसी की, तो इसमें भी कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसका भी वही सिस्टम है 80 20 और 100 उनके लिए जिनके लिए टीएमए नहीं है, तो वो 100 में से 33 लाओ। बाकी इनके लिए वही है कि 26 नंबर थ्योरी में लाओ, बाकी के जो आपके नंबर कम पड़ रहे हैं वो आप अपने टीएमए से खींच करके 33 बना लो और अपने परीक्षा को पास कर लो, ठीक है। तो ये रहा अकाउंटेंसी को लेकर के। बाकी और सब्जेक्ट की अगर मैं आपसे बात करूँ तो होम साइंस आपका क्या होता है, इसमें भी प्रैक्टिकल होगा, लेकिन होम साइंस का क्या हिसाब बन जाएगा, कुल मिलाकर के क्वेश्चन बनेगा आपका 100 नंबर का। 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, 64 20
और 16, मतलब 64 का प्रैक्टिकल, 64 का थ्योरी, 20 का प्रैक्टिकल और 16 का टीएमए। ये बड़ा हिसाब। अब इस बंदे को कितने कितने नंबर लाने हैं थ्योरी, प्रैक्टिकल, टीएमए में? यहाँ समझो, थ्योरी में इसको कम से कम लाने होंगे 22 नंबर, ठीक है, और प्रैक्टिकल में इसको लाने होंगे कम से कम आपके 7 नंबर। तो 22 और 7 वही बन रहा है, देखो 29। जिन सब्जेक्ट में आपका थ्योरी प्रैक्टिकल वाला हिसाब है उसमें वो यही हिसाब मान रहा है, तो 22 और 7 29 बने। तो आपने ये तो पास करने ही है थ्योरी प्रैक्टिकल, और बाकी के जो नंबर हैं वो आप जैसे 4 नंबर कम पढ़ रहे हैं तो वो आपकी इधर से टीएमए वाली चीज़ से मदद मिल जाती है। जैसे मान लो किसी बच्चे के 16 में से 10 नंबर आ गए तो 29 और 10 39, तो ये बच्चा पास हो गया और नंबर भी अच्छे खासे मिल गए। लेकिन अगर ये टीएमए सबमिट नहीं करता है, एक बात ये कि उसने टीएमए की फैसिलिटी होने के बावजूद टीएमए सबमिट नहीं करे, तो वो कितने 29 में आके उसकी मीटर रुक गया, तो फिर तो वो फेल हो गया है एक तरह से, तो उसको फिर वो एग्ज़ाम दोबारा देना पड़ेगा, या वो अपने टीएमए दोबारा से लेट फीस के साथ सबमिट कर देगा तो पास हो जाएगा। लेकिन वो स्टूडेंट जिसके पास टीएमए नहीं है तो भाई उसको तो फिर थ्योरी प्रैक्टिकल का जोड़ बना करके अपना 33% लाना ही होगा, ठीक है। तो उस वाले केस में फिर हिसाब अलग है। तो वही चीज़ें आप पूरा समझ रहे हैं क्या क्या है, इतना तो आप समझ ही गए होंगे अभी तक, है ना। सोशियोलॉजी, अगर सोशियोलॉजी की बात करी जाए तो इसमें क्या हिसाब होगा? सोशियोलॉजी का सीधा सीधा हिसाब वही बैठेगा कि 100 नंबर का पेपर होगा, 80-20 की उसमें इसको डिवाइड करा रहेगा, थ्योरी में 26 नंबर लाओ कम से कम, है ना, पास होने के लिए, और बाकी नंबर आप टीएमए से खींच करके कम से कम 33 नंबर बना दो या 33 से ज़्यादा बना दो तो पास कहलाए जाओगे। तो मुझे लगता है अब आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई है। यही पूरा क्राइटेरिया जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये सब आपको अभी समझाया गया है। अब आप सभी को एक और सवाल आप सभी के मन में आता है कि भाई एग्ज़ामिनेशन में ग्रेस मार्क्स, आजकल एक कहानी चल रही है कि ग्रेस मार्क्स का क्या होगा सर, हमें ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। तो मैं आप सभी को एक सच्चाई बताऊं, मैंने आपको अभी तक ये जो इतना कुछ समझाया, ये मार्क्स अलॉटमेंट सिस्टम किस हिसाब से पासिंग क्राइटेरिया है, इस सब बातों से आप लोगों ने एक बात अच्छे से समझी होगी कि जो टीएमए है, आप टीएमए ने कह तो रहे हो लेकिन ये एक तरह से ग्रेस मार्क्स का ही काम कर रहे हैं आपको परीक्षा पास कराने में या आपकी परसेंटेज को इंक्रीज़ करने में। ये बात आप सभी समझ गए होंगे। आपने कई जगह पर देखा कि जो मिनिमम मार्क्स हैं वो 33 से कम हो रहे हैं, तो बाकी के जो 4-6 नंबर आपको टीएमए से खींचने की फैसिलिटी मिल रही है। तो भाई साहब जब आपको टीएमए भी एक तरह से ग्रेस मार्क्स का काम कर रहे हैं तो काहे के ग्रेस मार्क्स? और तो स्पष्ट रूप से कह दूं, कोई ग्रेस मार्क्स देने का एनआईओएस की तरफ से ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, ना ऐसा कोई ग्रेस मार्क्स किसी बच्चे को दिया जाता है। मनगढ़ंत बातों में, काल्पनिक बातों में जीना है तो आप सभी का, उस चीज़ के लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। आप मज़े से उन चीज़ों को समझिए। तो ग्रेस मार्क्स मैं आपको कह रहा हूँ स्पष्ट रूप से, क्योंकि कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलते हैं। इससे पहले भी कई वीडियो में इन लोगों ने कहा है कि ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, तो कुछ नहीं मिला है। सन 2022 के मार्च अप्रैल में नहीं मिला, 21 में नहीं मिला, तो मिलता ही नहीं है। वो तो खाली बच्चों का दिल बहलाने के लिए झूठी झूठी कहानियाँ बना दो, है ना। तो मीठी मीठी बातें करके ही बच्चे ज़्यादा फंसते हैं, ठीक है। तो ग्रेस मार्क्स का कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता है। हाँ, टीएमए होता है, टीएमए भी आपके एक तरह से ग्रेस मार्क्स ही हैं अगर आप पूरे लॉजिकल वे में इसको समझो तो, ठीक है। एक और सवाल मैंने आप सभी के सामने रखा था कि कॉपी कैसे चेकिंग होती है, हार्ड चेकिंग होती है, ईजी चेकिंग होती है। देखो ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई हार्ड या ईजी चेकिंग, ये कोई आप आईएएस या यूपीएससी या कोई ऐसा कोई पेपर नहीं दे रहे हैं स्टेट सर्विस का या बड़े लेवल का कोई एग्जामिनेशन दे रहे हैं जहाँ पर एक बिल्कुल विधिवक्ता बैठ करके आपकी एक एक बारीकी को पकड़ेगा। नहीं, ये आपकी कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा है। यहाँ पर स्टूडेंट को प्रमोट करने के लिहाजे से ही परीक्षाएं आपका एनआईओएस कंट्रोल करता है कि बच्चे कम से कम पढ़े तो परीक्षा में रुझान आए। तो बच्चे जो थोड़ी बहुत मेहनत करते हैं उनके प्रति थोड़ा सा एक विनम्रता के साथ उनकी कॉपियाँ चेक करी जाती है। इतनी हार्ड स्ट्रिक्ट चेकिंग कभी भी नहीं होती है किसी भी बोर्ड में। ये सब ढकियानुसी बातें हैं, झूठी बातें हैं, ठीक है। प्रत्येक हमारी एकेडमिक ईयर में परीक्षाएं हमारी अच्छे तरीके से अगर हम दे के आते हैं और थोड़ा बहुत हम चीज़ों को अटैम्प्ट करते हैं तो हमें निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। ऐसा नहीं है कि कोई हार्ड चेकिंग होती है, कोई इजी चेकिंग, ऐसा कुछ नहीं है, सब बेतुकी बातें हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि पेपर इजी आएगा कि हार्ड आएगा, देखिए जिसने तैयारी करी है उसके लिए तो सब इजी है और जिसने तैयारी नहीं करी है उसके लिए सब कुछ हार्ड है। तो आपको अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से करी है, मेन टॉपिक को कई सिलेबस आपने उठा करके पहले देखा है, फिर उसके हिसाब से आपने वेटेज पढ़ी है कि कितने मार्क्स का कौन से वाले चैप्टर से कौन से वाले पोर्शन आएगा, उस हिसाब से आपने तैयारी करी है तो निश्चित तौर पर आप अपनी परीक्षा को पास करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर जो भी बात आपको बोल रहा हूँ ये सभी प्रैक्टिकल होती हैं। हकीकत में ये ऐसी तरीके से होता है काम, जो लुभावनी बातें हैं, घुमावदार बातें हैं, झूठी बातें हैं, आप लोग उन चीज़ों में अपने को बेवजह में
इंटरप्ट ना करें अपने को, उसमें ना आप इन्वॉल्व करें, आप बेवजह में परेशान होंगे और परीक्षा में एज अ रिजल्ट कि आप फेल हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा फिर उन चीज़ों से। तो केवल सक्सेस का एक ही मंत्र है कि आप अपनी हार्ड वर्क करें, परीक्षा की तैयारी करते रहें, नोट्स पढ़ें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ें, है ना, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर देखें। तो इस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। शायरी मोटिवेशनल बातों से कोई परीक्षा पास नहीं होती बच्चों, इस बात को अच्छे से समझ लो आप लोग, ठीक है। तो ये ग्रेस मार्क्स, ये सब बातें हो गई। अब एक लास्ट सवाल मैंने आप सभी के सामने रखा था कि रिजल्ट डिक्लेरेशन, परिणाम कब घोषित होते हैं हमारे। तो रिजल्ट डिक्लेरेशन को लेकर के एक बात हमेशा याद रखना, जो भी आपकी डेट शीट है, जिस भी समय आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं, चाहे अप्रैल मई दे रहे हैं, चाहे अक्टूबर नवंबर दे रहे हैं, जो आपकी लास्ट एग्जामिनेशन डेट है उससे आप कम से कम 45 दिन तो जोड़ ही दो। तो 23 नवंबर, 23 दिसंबर और फिर उसके बाद आप लोग 5-6 दिन और जोड़ लो। तो 23 और 7 हम 30 दिसंबर मान लेते हैं, या 30 दिसंबर से भी मैं कुछ दिन आगे बोल दूं तो 1 से लेकर के 10 जनवरी। लेकिन ये 1 से लेकर 10 जनवरी बहुत मैक्सिमम टेन्योर में होगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि दिसंबर से पहले पहले हर हाल में आपको आपका रिज़ल्ट दे दिया जाएगा। मतलब एक तरह से हम देखें तो 23 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर के बीच में सबसे अधिक संभावनाएं होती हैं आपके रिज़ल्ट की आने की। लेकिन अगर इस बीच में नहीं आता है, 1% मैं आपसे कहता हूं, तो 1 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी तक हर हाल में आपको आपका रिज़ल्ट दे दिया जाएगा। लेकिन 1 जनवरी से 10 जनवरी वाली बात बहुत मैक्सिमम वाले सिस्टम पे लागू होगी। अधिकांश तौर पर आप ये मान सकते हैं कि आपका रिज़ल्ट ऑनलाइन आपको डिक्लेरेशन दिसंबर में ही दे देगा। तो ये रहा इस पूरे वीडियो में आप सभी के लिए पूरी जानकारी, जो आप सभी को लेकर के आप परेशान थे कि हमारी एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न क्या होगा, कितने हमें मिनिमम मार्क्स लाने होंगे, पेपर का डिज़ाइन किस तरीके से होगा, और रिज़ल्ट डिक्लेरेशन कैसे होगा, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, है ना, और हार्ड कॉपी चेकिंग होगी, इजी कॉपी चेकिंग होगी। तमाम तरह की जो मिथ्स आपके दिमाग में फैलाई रखी थी लोगों ने, तो मैंने वो एक हद तक आप सभी के सामने सच्चाई रखने की कोशिश करी है। तो मुझे उम्मीद है आप सभी ने बातों को अच्छे से समझा होगा और आप इन चीज़ों को अब आगे अमल में लाएंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाएंगे। फ़िलहाल के लिए मैं आप सभी से विदा लूँगा। इस वीडियो में केवल इतना ही। जल्द ही आप लोगों के साथ मुलाकात होगी एक नए वीडियो में और एक जानकारी भरी नई बात के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।